एक मिनट, मैंने अब तक ओके मैंने ये नहीं किया है। मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया है क्या? स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया शायद से। ओके रुको एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे कल हम लोग ने ये पूरा का पूरा चीज देखा, मतलब क्या क्या किया आपने देखा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इन जस्ट एक आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया था कल। कल मैंने बार मैग्नेट पढ़ा है, राइट। मैंने बार मैग्नेट का वो चीज किया, उसका इसका इसका एक साथ पीपीटी आपको भेजूंगा मैं। बार मैग्नेट किस तरीके से होता है, ठीक है। बार मैग्नेट का मतलब प्रॉपर्टी मैंने आपको सब कुछ बताई यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने मतलब बार मैग्नेट क्वेश्चन के सॉल्व करते, फिर हम लोग गए थे किसमें, अर्थ मैग्नेटिज्म पे। हाँ, फिर इसका टॉर्क वाला चीज बताया मैंने। ये टाइम पीरियड होता है, जो फॉर्मूला बहुत काम का है, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम की चीज मैंने जो बताई थी आपको, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। सपोज एक बार मैग्नेट को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टाइम पीरियड क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग चीजें डिस्कस की। फिर मैग्नेट को में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैंने बताया, ठीक है। ये होने के बाद मैंने ओके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। जो वैसे भी अपने बोर्ड्स में है, ये सारी चीजें अपने बोर्ड्स में ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, सुनो सुनो पहले एक छोटा सा जो मैंने आपको बोला था ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सब लोग पढ़ के आए क्या या पढ़ना बाकी है? ठीक है, मैं इन जनरल में आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है गाइस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहले 10 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक मिनट एचसीओर में मुझे लेके आने दो, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको गाइस। ठीक है, सबके पास एचसीओरमा है, सबका एचसीओरमा है। एचसीओरमा खोलो जरा, एचसीओरमा में चैप्टर 37 देखो, चैप्टर 37। इसके बाद इसके एनसीईआरटी से भी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी से भी सेम चीज पढ़ोगे। उसमें चैप्टर का 37 का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और ये पेज है 279 पेज है, ठीक है। सो पेज 279 पे चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको 10 मिनट में इसकी समरी दूंगा। समरी मतलब क्या, क्योंकि पूरा आपको ना वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन एकदम मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके भी एक चैप्टर है, उसको भी मैं कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ने को बोलूंगा एनसीईआरटी से, एचसीओरमा से। तो यहाँ पे आज क्या करना है आपको, मैं आपको मतलब आज डेट क्या है, आज डेट अपन पकड़ते हैं, आज डेट है 24, ठीक है। तो अभी 24 दिसंबर है, राइट। तो 24 दिसंबर है, मैं आपको दे रहा हूं गिन के कुछ 9 डेज, राइट। तो टोटल 9 दिन में आपको मैग्नेटिज्म खत्म करना है, ठीक है। तो 24 में 9 दिन में आपको मतलब 3 से 4 जनवरी तक आपको ना मैग्नेटिज्म खत्म करना है। 3 जनवरी तक आपको मैग्नेटिज्म का ये चारों का 4 चैप्टर्स खत्म करना है, ठीक है। खत्म करने मतलब क्या, पूरा का पूरा बेसिकली उसका कुछ लोग मतलब 2 तो चैप्टर पहले क्वेश्चन सॉल्विंग ही है। ये बार मैग्नेट एंड ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर को रीड करना है यहाँ से, ठीक है। अब ये इन दिनों में आपको बेसिकली एक तो आज तो आप पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप पढ़ लो, आज के आज, ठीक है। आज या कल में दोनों दिन में आपको पढ़ना है, उसका थ्योरी खत्म कर देना है, उसका एनसीईआरटी वाला चीज भी पढ़ना है, और बाकी के 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन सब दिनों में एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इसी के बाद, इन्हीं के बाद में ईएमआई पे जंप करूंगा। तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट, ईएमआई एंड एसी में एक ही मान लेता हूँ, ये मैं करूंगा इसके बाद। उसके लिए मुझे 2 दिन लगेंगे, इसके बाद अपना इन जनरल पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म,
ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका भी वापस ये चार्ज करोगे। अब एक चीज दिमाग में डाल दो, बेसिकली इसी टाइम पे आप 28, 29, 30 को आपका ये भी होने वाला है, राइट, मतलब वेव ऑप्टिक्स भी होने वाला है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बचा हुआ पार्ट, मतलब जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट होता है, आधा पौन घंटे का, एक घंटे का पार्ट है वो, ठीक है। ये दो चीजें बचने वाली है अपनी, तो ये दो चीजें भी सर कराएंगे, उसका भी आपको करना है, तो उसका भी आप बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहेगा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रो, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये 6 चैप्टर्स के ऊपर आपको कमांड लानी है। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जितना भी आप उसका रिवीजन करोगे, उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चाहिए तो मैं इन सेशंस के ऊपर डाउट सॉल्विंग रख सकता हूँ बाद में, ठीक है, क्योंकि अपन ने बहुत ज्यादा मैकेनिक्स किया है, बहुत ज्यादा हीट एंड थर्मो वेव्स वगैरह सब कुछ किया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ा सा कम हुआ है, इवन मॉडर्न फिजिक्स अपने कुछ हद तक केमिस्ट्री में किया है तो जम जाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर आपका पूरा जनवरी, इतना टाइम तक ये कर लो, और पूरा जनवरी मंथ भी इसके ऊपर थोड़ा सा डालो, मतलब एटलीस्ट हर 2 या 3 दिन में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को आपको टच करके उसके क्वेश्चंस करते रहना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा जनवरी का मंथ करना है, तो जनवरी के मंथ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर आप कब्जा डालोगे, ठीक है, मतलब कब्जा लाओगे, और बाकी प्रीवियस आप तो करते ही रह रहे हो, ठीक है, उसको वो तो टेस्ट तो होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं 2-3 टर्म्स बताता हूँ, ठीक है, ये 2-3 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है, देखो कुछ कुछ टाइप के मटेरियल्स होते हैं, देखो अब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके चैप्टर का नाम है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये 15 मिनट का, 15 मिनट्स का। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो चीजें होती है, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, और एक होता है डायमैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म चीज है, तो पैरामैग्नेटिज्म, अभी मैं लिखता नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ये आपको थ्योरेटिकली तो पढ़ना है, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब ये होते क्या, ये मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अभी कुछ कुछ वर्ड्स वापस बताऊंगा। एक वर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, नाउ व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन को अपन लिखेंगे आई, ठीक है, ये एक मैग्नेटाइजेशन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। सो नाउ व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? अब मैग्नेटाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं पता है, मैग्नेटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। पता है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था कैपिटल एम, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है मैग्नेटाइजेशन आई। कोई भी मटेरियल का एक मैग्नेटाइजेशन होता है। अब वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले सिर्फ आई ये मैंने आपको बताया, तो मैंने एक वर्ड बताया मैग्नेटाइजेशन विच इज आई, इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली कोई भी एक सपोज बार मैग्नेट है जिसका मतलब वॉल्यूम मतलब 3D बार मैग्नेट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो अब मुझे, और इसका डायपोल मोमेंट, सपोज इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैंने बोली थी ना कल, ये प्लस एम होती है, ये मैग्नेटिक डायपोल है बेसिकली, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m इंटू एल होगा, m इंटू एल डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो लेंथ एंड लेंथ कट कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का और एक फॉर्म क्या आया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय क्या, एरिया। अब समझ लो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय क्या आ गया, एरिया। तो ये होता है मैग्नेटाइजेशन। तो बेसिकली एक मैंने आपको एक वर्ड बताया मैग्नेटाइजेशन, ये में देखो आप एच वर्मा से पढ़ोगे ना प्रॉपर, आज के आज पढ़ो, हर एक चीज यहाँ पे दी हुई है, मतलब थियोरेटिकल चीज में दी हुई, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला, मैग्नेटाइजेशन आई होता है, इट इज नथिंग बट मैग्नेट, देखो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज कैपिटल एम डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम लिखता हूं मैं, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मतलब जो प्लस एम माइनस एम लिखता था मैं, डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो ये वाला चीज पहले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख के भी रख सकते हो, मतलब कहीं पे। तो मैग्नेटाइजेशन करके डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा कुछ मैंने बोला ना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, 2-3 वर्ड दिए मैं बताऊंगा और खत्म कर दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली गिन के 15 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं,
ये हो गया मैग्नेटाइजेशन का चीज। हाँ पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी, मैं पीडीएफ आज भेज देता हूँ, मतलब इसका और बार मैग्नेट एंड इसका दोनों का कंबाइन करके पीडीएफ भेज दूंगा मैं, दोनों का मैं कंबाइन करके पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलो, इसीलिए मैंने एक ही इसमें डाला हुआ है। अब मुझे बताओ, अब ये होने के बाद जैसे मैंने बोला 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, राइट, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अब मैं क्या करता हूँ पता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरो को एक ब्रैकेट में डालता हूँ, ये एक टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है, और डायमैग्नेटिक अपना दूसरा टाइप का मटेरियल होता है। अब होता क्या है देखो, पैरा फेरो में डाय में फर्क क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, तो ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने कहीं से तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी कहीं से बाहर से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल लिया, जैसे देखो कौन से मटेरियल होते हैं आपने देखा होगा, आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। आपने देखा होगा ना कि आपने मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है, और कुछ कुछ मटेरियल्स भी देखे होंगे जो मैग्नेट के वजह से उसको उसके ऊपर इफेक्ट आता है, राइट। तो मैंने कोई भी मटेरियल लिया, ठीक है, अब वो मटेरियल पता नहीं आयरन है या स्टील है या एल्यूमिनियम है या कुछ भी, अपने को पता नहीं कौन सा मटेरियल है, उस मटेरियल को मैंने लिया और उस मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, ठीक है, ठीक है, इस मटेरियल को मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, तो क्या दिखता है पता है, कभी कभी क्या दिखता है, इसके अंदर जैसे मैंने डाला ना, ये सारा जो मैग्नेटिक जो लाइंस है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये सारी ऐसे कुछ हो जाएगी एक साथ, ऐसे पूरी की पूरी, मतलब यहाँ पे देखो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, आपको पता है ना, मतलब मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इफ द लाइंस आर क्लोज, देखो यहाँ पे लाइंस एक दूसरे क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लाइन सपोज अच्छी खासी दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ये सब आपको पता है। सेम चीज वैलिड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ मटेरियल में देखो यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया है ना, दिख रहा है ना आपको, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, यहाँ पे क्या हो गया, इस मटेरियल के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है पैरा में एंड फेरो में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। आपको पता है, मतलब मैं बाद में एक चीज बताऊंगा, मतलब अभी तो के लिए सिर्फ पैरा एंड फेरो में समझ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। और डाय में क्या होता है, डाय में जैसे ही मैंने डाय में डाला कोई भी ऐसा मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर मैंने सपोज एक मतलब ये वाला मटेरियल डाला, ठीक है, तो आपको पता है ये जो लाइंस है ना, ये और ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक मिनट में ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाया, अभी मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन ये देखो ये जो लाइंस है ना, लाइंस का सेपरेशन ना बढ़ गया, मतलब लाइंस है ना ऐसे, मतलब ऐसे जा रही है ना तो ऐसे होके गई, समझ में। आप एक्चुअली एक काम करो, आप एचसी वर्मा लेके बैठे हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, ये खोलो पेज नंबर 282 में खोलो, पेज 282, पेज 282 में आप देखोगे तो आपको कुछ एक ये मिलेगा, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक मिनट मैं वापस एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 2 कलर से। ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जैसे ही मैंने अपना मैग्नेटिक ये मटेरियल डाला तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी कुछ ऐसे चली गई, देखो ऐसे चली गई, मतलब उसके अंदर का सेपरेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, किसमें, डाया में, ठीक है। अब होता है क्या, देखो पैरा एंड फेरो में फिर फर्क क्या है, पैरा एंड फेरो में बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, पैरा में ना थोड़ा सा ही बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा बढ़ता है, फेरो में बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो ऐसे होते हैं ना, जिसके अंदर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस मैग्नेट के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस ऐसा कोई मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है मैग्नेटिक
क्या मैग्नेटिक, अब वो कौन से मटेरियल है उसका टेबल भी, मतलब मैं आपको टेबल बताऊंगा, उसके पहले कुछ टर्म्स में डिफाइन करूंगा। तो आपको पहले तो मुझे बताओ पैरा, फेरो एंड डाई में फर्क समझ में आया? ठीक है, ये ऊपर का फर्क है। अब मैं थोड़ा सा अंदर वाला फर्क बताता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे होता है। होता क्या पता है, कोई भी मटेरियल लो, कोई भी मटेरियल अपन ने लिया, ठीक है, इन जनरल मटेरियल है, ठीक है गाइस। अब इस इन जनरल मटेरियल के अंदर ना, आपको पता है मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो कोई भी एक एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जब एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो ये क्या हो गया, करंट कैरिंग कॉइल हो गई ना, करंट कैरिंग लूप हो गई। एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज व्हाट, मैग्नेटिक डायपोल। भाई कोई भी लूप होती है जिसमें करंट सपोज जाता है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कोई भी मटेरियल में ना बहुत सारे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ये जो एटम्स होते हैं ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके वजह से इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल। तो ना कोई भी मटेरियल में ऐसे रैंडमाइज वे में मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। देखो ये मैग्नेटिक डायपोल है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ, आप समझ रहे हो, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल ऐसे रैंडमली रहते हैं, रैंडमली। कोई भी मटेरियल को मैंने ऐसे ही सपोज रखा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जनरली तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अभी ऐसा पकड़ लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने मटेरियल को रखा अपने हाथ में लेके, सपोज ऐसा पकड़ लो मैग्नेट एक मटेरियल है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, जो भी एक मटेरियल मैंने हाथ में लिया है और ऐसा पकड़ के मैं बैठा हुआ। तो अंदर क्या होता है, ये सारे जो डायपोल्स होते हैं, देखो ये सारे जो डायपोल्स होते हैं रैंडमाइज वे में रहते हैं, और रैंडमाइज वे में होके इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट होती है, नेट डायपोल मोमेंट कितनी होती है, नेट डायपोल मोमेंट मतलब वो कैपिटल एम, 0 होती है, नेट डायपोल मोमेंट 0 होती है। अब मैंने क्या किया, इसको, इस मटेरियल को, देखो इस जैसे इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ये हो गया मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला, क्या होने लगा, देखो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड में डाला, ये सारे जो डायपोल है, अब आपको पता ही है ना यार, कोई भी मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैंने एक चीज बोली थी यार, नॉर्थ एंड साउथ पोल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। वो थोड़ा सा भी मतलब आड़ा टेढ़ा रहेगा तो वो किसके तरफ जाता है, हमेशा मैग्नेटिक नीडल भी अपन ने देखा था क्यों जाएगा, क्योंकि इस नॉर्थ के ऊपर फोर्स इधर आएगा, इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स इधर आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इट विल ट्राई टू टेंड टुवर्ड्स इन द टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरे के पूरे सारे डायपोल्स जो है, डायपोल्स कहाँ पे जाना चालू हो गए, कहाँ पे डाइवर्ट होना चालू हो गए, इधर। तो छोटे छोटे जो डायपोल्स है, मैं भी लिखता हूँ, छोटे छोटे डायपोल सब इस डायरेक्शन में होना चालू हो गए। देखो अब वे इन डायरेक्शन में होने के, ये चालू होने की वजह से हुआ क्या, ये था अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। सुनो गाइस, ये जो अंदर वाला था ना, ये जो मैंने वायलेट में दिखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो हो गया, ये अंदर जो हो गया, वो कौन सा हो गया, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अब इंटरनल और एक्सटर्नल, देखो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मिला के क्या बना, ये इंटरनल लिखता हूं मैं, मतलब आपको समझ में आए, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मिलके क्या बना, नेट मैग्नेटिक फील्ड। आपको समझ में आ रहा है क्या ये चीज, मैं क्या लिख रहा हूँ, इतना समझ में आया। मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें अब होता क्या, देखो यहाँ पे ना मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे ना मैं कुछ वर्ड अभी बताने वाला हूँ, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है ना यहाँ पे, जो डायपोल वाला चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये डायपोल ऐसे होना चालू होगा, ये किसके लिए वैलिड है पता है, ये दोनों चीजें वैलिड होती है, सुनो यहाँ पे, ये दोनों चीजें वैलिड होती है पैरा के लिए एंड फेरो के लिए, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में और एक थ्योरी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन थ्योरी। अब डोमेन थ्योरी क्या होती है पता है, फेरो में जनरली, मतलब मैं फेरो की बात करूं तो मैं येलो में लिखता हूँ, फेरो के लिए मैं चलो ग्रीन में लिखता हूँ। फेरो में क्या होता है पता है, ये जो रैंडमाइज थे ना पहले जो इसमें, तो ये भी रैंडमाइज रहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे रहेंगे, देखो मतलब कुछ टाइम कुछ एरियाज में एक साथ रहेंगे ऐसे, कुछ एरिया में ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एरिया मतलब कुछ वॉल्यूम में रहते हैं, मतलब इस वॉल्यूम में क्या होगा, इस वॉल्यूम में ये सारे डायपोल एक डायरेक्शन में,
इस वॉल्यूम वाले सारे डायपोल एक जगह पे है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये किसके लिए थ्योरी है? ये डोमेन थ्योरी आती है फेरो के लिए, ये आप थ्योरी पढ़ लो। मतलब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कंप्लीटली रैंडमाइज होता है। देखो ना जो ब्लैक में थे ऑलरेडी, तो जो अंदर के जो एटम्स होते हैं कंप्लीटली, इसके डायपोल मोमेंट कंप्लीटली रैंडमाइज वे में रहते हैं। किसमें? पैरा में। फेरो में क्या होता है, कुछ वॉल्यूम वाले एक साथ होते हैं, कुछ वॉल्यूम वाले एक डायरेक्शन में, इधर के कुछ वॉल्यूम वाले इस डायरेक्शन में, तो डोमेन होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब स्टेट ऑफ डायपोल मोमेंट जो एक डायरेक्शन में रहेंगे उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। तो ये डोमेन इस तरफ, ये डोमेन इस तरफ, फिर मतलब ये वाला डोमेन कुछ इस तरफ होगा, कुछ ऐसे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला, ये डोमेन एक डायरेक्शन में आना चालू हो गया। तो सिंपल सी बात है यार, डोमेन वगैरह सब एक डायरेक्शन में आना चालू होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एंड फेरो। तो पैरा एंड फेरो की तो ये थ्योरी है, जिसमें मैंने क्या बोला, फेरो में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज्यादा हो जाता है, पैरा में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। डाया में क्या होता है पता है? मैं डाया का थ्योरी भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो डाया में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत कम हो गया, लेकिन उसका थोड़ा सा हम लोग ने मतलब एक चीज देखी यहाँ पे। डाया में होता क्या है, डाया में ना अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि डाया में पहले कोई भी नेट डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल का केस बता रहा हूँ। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो, फिर मुझे इधर भी कुछ कुछ चीजें बतानी है वैसे। अब ये मैं डाया का केस दे रहा हूँ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है गाइस, जैसे यहाँ पे ना डायपोल मोमेंट है ऑलरेडी, जो छोटे छोटे लेकिन रैंडमाइज डायपोल मोमेंट है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 था। डाया में कोई डायपोल मोमेंट ही नहीं होता, मतलब कोई भी एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन का नेट डायपोल मोमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अपन देखेंगे। सडनली मैंने सपोज, मुझे बताओ एक मैग्नेट, एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी जगह पे एक मैग्नेट लाया, तो ये जो करंट कैरिंग लूप पे करंट जाना चालू होगा, याद है कि नहीं आपको? और वो करंट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। याद है मैंने लेंज लॉ वगैरह बताया था, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ। लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ के हिसाब से क्या था बेसिकली, कि बेसिकली कोई भी एक मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लूप रखा है मैंने, मैं एक छोटा सा आगे बताता हूँ और फिर मैं इसको वापस आता हूँ। जैसे यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, ये लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है, मतलब करंट कोई जा नहीं रहा है, लेकिन ये नॉर्थ साउथ वाला सपोज मैग्नेट में उसके बाजू में लाने लगा, तो क्या होता है, तो इस लूप में इस तरीके से करंट जाता है कि यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ वाला क्या बन जाता है, तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ ना, किसमें इंड्यूस हुआ, इस करंट की वजह से। तो करंट इंड्यूस हुआ, और करंट ये इंड्यूस करंट है, ये सारा इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट के वजह से इंड्यूस फील्ड हुआ जो इस फील्ड को अपोज करेगा। ये पढ़ा था आपने, मतलब ये पढ़ा था हमने बहुत पहले। मतलब कोई भी करंट, मतलब कोई भी एक लूप के सामने से मैग्नेट लाता हूं, तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से एक क्या तैयार होता है, करंट तैयार होता है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है कि जिसको अपोज करता है, जो ईएमएफ हम लोग रिवाइज करेंगे उसको। ठीक है, तो सेम लॉजिक गाइस यहाँ पे आप देखोगे, तो इसमें आप सेम लॉजिक लगाओगे। तो डायमैग्नेटिक में ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको आज क्या पढ़ना है, वापस बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपका ये लेक्चर आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो डाया में क्या होता है, देखो डाया में क्या होता है, पहले कुछ होता ही नहीं है, पहले कुछ होता ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड, जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड डाला, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड डाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन ये सारे डाइपोल, जो डाइपोल बने हैं ना, वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल थे। देखो ये सारे इंड्यूस्ड डाइपोल थे। तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करते हैं, बेसिकली पहले डाइपोल मोमेंट था ही नहीं यहाँ पे कोई, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे ना। तो इनके वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसको जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस केस में, डाया के केस में। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जो इंड्यूस्ड डायपोल हुआ, देखो ना, ये एक्सटर्नल को क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, सिंपल। यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था गाइस, वो कम हो गया। समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है,
एक मिनट जरा मैं वाईफाई चालू करता हूँ। वाईफाई मेरा वाईफाई चालू नहीं था, ये तो वाईफाई चालू है। फेरों में अपने अपने डायपोल मोमेंट्स रहते हैं कि जैसे ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, ये सारे डायपोल उसके तरफ आते हैं और पैरा फेरो में नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, डाया में नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई डायपोल मोमेंट ही नहीं है, वो इंड्यूस होते हैं जो बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। उसके वजह से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं गाइज मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट और वही लास्ट का पार्ट है इसका, फिर इसके बाद खत्म। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे मैंने जैसे बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को गाइज, इस पूरे एक्सप्रेशन को ना म्यू नॉट से डिवाइड करो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इस पूरे को मैंने म्यू नॉट से डिवाइड किया। इसको मैंने क्या किया, पूरे को पूरे, देखो ये कंफ्यूजन आपका जनरली होता है, इसलिए मैंने म्यू नॉट से डिवाइड किया। अब जैसे म्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद गाइस, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था, इसको जैसे मैंने म्यू नॉट से डिवाइड किया, ये जो होता है ना, ये इंड्यूस है, बराबर भाई। ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, क्या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ है वो तो डायपोल मोमेंट की वजह से है, तो उसको हम लोग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। अब इस टर्म को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लिखते आया ना कब से मैं, डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये जो पूरा टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो एच शर्मा में वर्ड यूज किया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बेसिकली बाहर से आई है एच, तो अभी मैं एक वर्ड यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मतलब बी, जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या मैं दे रहा हूं अपने आप से, या मैं अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा के मैं दे रहा हूं, डिवाइड बाय म्यू नॉट, इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा, एच। अब समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और ये हो गया बी नेट। अब बी नेट को यार मैं मतलब ये वही लिखता हूँ, बी डिवाइड, मतलब बी नेट को मैं बी लिख सकता हूँ, मतलब बी जब मैं बोलूंगा तो बी मतलब क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन बना गाइस, यहाँ पे इक्वेशन बना, कौन सा इक्वेशन बना है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, कुछ अलग कलर में लिखता हूँ चाहिए तो, कौन सा इक्वेशन बना है यहाँ पे, जो मैं आगे लेके जाऊंगा, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बी डिवाइड बाय म्यू नॉट, वेयर बी इज माय नेट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, इज इक्वल टू क्या हुआ, आई प्लस क्या हुआ, एच। समझ में आया, एच हिस्टेरिसिस नहीं है भाई, एच को मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल, जो मैंने बाहर से डाला। आई क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे ना एक पहले वर्ड यूज किया था, आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था मैग्नेटाइजेशन, किया था ना ये वर्ड यूज, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कोई भी इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो बोला था मैंने, ये मैग्नेटाइजेशन था, वो हर एक उसकी प्रॉपर्टी थी, राइट। कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ पहले यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वापस वो इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। क्या हुआ, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में ये बेसिकली होता है मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके वजह से अंदर आता है, आइदर इस डायरेक्शन में आएगा, नहीं तो देखो आइदर इस डायरेक्शन में आएगा, नहीं तो इस डायरेक्शन में आएगा, कोई भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में आएगा। पैरामैग्नेटिक केस में किस डायरेक्शन में आएगा गाइस, पैरामैग्नेटिक में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें किधर आएगा, डायमैग्नेटिक में कहाँ पे आएगा, अपोजिट। डायमैग्नेटिक में कहाँ पे आएगा, अपोजिट। और ये गाइस, ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो जेई मेन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर है बार मैग्नेट, इन दोनों टॉपिक जो कल मैंने पढ़ा है, बार मैग्नेट और ये टॉपिक, इन दोनों को क्लब करके एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो लोग जनरली ना, मतलब जेई एडवांस वाले लोगों को क्या रहता है, उनको वो पहले वाले दो चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जो दूसरा, ठीक है, ये दो चैप्टर भूल जाते हैं वो लोग, वो करते ही नहीं है। लेकिन जेई मेन वाले या नीट वाले इसी के ऊपर पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने
एकदम टर्म में लिख दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इंड्यूस लिख देता हूँ अभी, सॉरी दूसरे कलर में लिखता हूँ। ये हो गया मेरा, मतलब इंटरनल लिख देता हूँ मैं, इंटरनल या इंड्यूस, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। जिससे बना मेरा नेट। अब नेट को मैं क्या लिखूंगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैं नेट को मैं बी लिखता हूँ, बी मेरा क्या हो गया, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। फिर मैंने क्या किया था, डिवाइड बाय म्यू नॉट किया था। जैसे मैं डिवाइड बाय म्यू नॉट किया था, इस चीज को मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट को मैंने क्या बोला था, एच, इसको मैंने बोला था आई, और ये था बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये एक इक्वेशन बनता है। अब गाइस, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, अब सब ध्यान से सुनो। कोई भी, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मटेरियल लो, इस मटेरियल को, मतलब ये जनरली होता है, ठीक है। मुझे होता है जो मैग्नेटाइजेशन टर्म है, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये वाला, ये इंड्यूस के वजह से मैग्नेटाइजेशन कब होता है, इंड्यूस होता है ना। लेकिन ये कब इंड्यूस होगा मुझे बताओ, मैग्नेटाइजेशन आएगा कब, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तब। भाई जब एक्सटर्नल फील्ड, तो ये एक्सपेरिमेंटली अपन ने ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेटाइजेशन टर्म, जो मैग्नेटाइजेशन होता है गाइस, ये मैं वापस आपको जो बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटाइजेशन टर्म है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन टर्म जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, जितना मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड को आपको पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, ससेप्टिबिलिटी। स्पेलिंग देख लो, ठीक है, यही है, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, मैग्नेटाइजेशन आई डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल यार, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये बेसिकली क्या होता है ना गाइस, ये आप देखोगे, अब इसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, एच प्लस क्या आएगा, ठीक है, और म्यू नॉट, मतलब बी बाई म्यू नॉट होगा। अब बी की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, हो गया तुम्हारा काम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये एच जो था वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल, नहीं, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे वर्ड देता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ में आया, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, एकदम सिंपल यार, तुम लोग मुझे एक बात बताओ ना यार, तुम लोग एक मुझे बात बताओ। अब एक टेबल है, एचसीएल में एक टेबल है, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू, सिंपल, मुझे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो मैंने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इन दोनों केसेस में मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैरा एंड फेरो में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पैरा में थोड़ा सा कम बढ़ता है, तो पैरा में इसकी वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वो 10 to the power -3, 10 to the power -2 to 10 to the power -5, 10 to the power -6 तक जाती है, बहुत कम होती है। फेरो में क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस ससेप्टिबिलिटी वैल्यू में एक्स बोलता हूँ इसको, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी फेरो में, बहुत ज्यादा होगी, तो ये तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है क्या। तो एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मुझे बताओ डाया में क्या होगा, डाया में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। और निगेटिव ऐसा भी मत करो, 1 से नीचे मत निगेटिव लाओ, तो जो भी निगेटिव होगी। अब सारे मटेरियल, पेज नंबर देखो, पेज नंबर 281 एचसी वर्मा, पेज 281 एचसी वर्मा में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी दी हुई है, वो आपका काम है थ्योरेटिकली पढ़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब वैक्यूम, एयर, देखो यहाँ पे, मतलब ये वीडियो में देखोगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पूरी की पूरी दी हुई है, मत देखो तुम लोग, तुम्हारे पास बुक है तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी ऑक्सीजन लिक्विड सबसे ज्यादा है, फेरिक क्लोराइड की 306 है, बाकी बहुत सारे लोगों की माइनस है, लेड, कार्बन, सिल्वर, मर्क्यूरी सबकी माइनस है, मतलब वो सब कौन से डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है।
गोल्ड डायमैग्नेटिक है, मर्क्यूरी डायमैग्नेटिक है, सिल्वर डायमैग्नेटिक है। तो जहां जहां पे भी निगेटिव है सब डायमैग्नेटिक है। बिस्मथ डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अब अभी देखो ना, गोल्ड वगैरह की तो -3.6 है, -9.9 है, मतलब पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो गाइस ये मैंने जो बताया है पूरा का पूरा क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का चीज। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? ससेप्टिबिलिटी एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। हाँ, अब या अभी अभी मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताऊं। पहले मुझे बताओ, ये जो था ना, ये जो मैंने पेज यहाँ पे लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे क्रक्स बोल सकते हैं अपन, ये क्रक्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या होता है पता है? टेम्परेचर इसका बढ़ाते गया ना, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है पता है? ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ये देखो, ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। एक के बाद ना इसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब रैंडमाइजेशन बढ़ जाता है पूरा, और ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है। मतलब टेम्परेचर जैसे मैं एक कोई भी मटेरियल को लिया और मैं टेम्परेचर बढ़ाते गया, तो क्या हो जाएगा, वो रैंडमाइजेशन और डायपोल मोमेंट का वो ऐसा, मतलब और रैंडमाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। इतना पहले तो मुझे बता समझ में है। ये पूरा का पूरा देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अब ये क्यूरी टेम्परेचर भी आप देख लो, मतलब ये पूरा का पूरा आप पढ़ लो, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, आज पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। अब ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसका पीडीएफ चाहिए तो भेज दूंगा, ठीक है। अरे गिन चुन के 5-6 फॉर्मूले, मतलब बिल्कुल सही बोला तूने। आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। हाँ, अब जैसे मैंने बोला इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, ये एच। तो मुझे बताओ इसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन का इक्वेशन में लिखूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स लिखूंगा, तो इक्वेशन क्या आना चाहिए? इक्वेशन क्या आना चाहिए? ये इक्वेशन क्या आना, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली क्या होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बहुत कम टाइम के लिए आता है। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ करता हूँ, कोई भी मटेरियल लिया मैंने, जैसे सॉफ्ट आयरन लिया या स्टील लिया या जो भी लिया, तो ओरिजिन से जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन टाइप का इक्वेशन है ना गाइस। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे y एक्सिस पे लिखा, इसको एक्सिस, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन हो गया, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे h लिखता हूँ और इस पे I लिखता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन बहुत ही कम रीजन के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे रीजन के लिए। उसके बाद जैसे मैं देखो कोई भी मटेरियल का एक्सपेरिमेंटली जब देखता हूं मैं, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं अभी नीचे नहीं करता, सॉरी, नीचे नहीं करता, पहले इधर ही रखता हूँ। हाँ, अब इसके बाद मैं इसको बढ़ाते गया तो थोड़ा सा सैचुरेशन इफेक्ट आता है। क्यों आएगा सैचुरेशन इफेक्ट, मुझे बताओ। ये सैचुरेशन क्यों होगा? क्योंकि मुझे बताओ, कोई भी मतलब इसको थोड़ा सा लॉजिकली अपन देखने गए, कोई भी एक मटेरियल है जिसमें मुझे होता है ये डाइपोल जो है, जो रैंडमाइज है, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है कि नहीं है? वो तो फिक्स नंबर ही है ना, ज्यादा तो होंगे नहीं। मैंने बहुत बड़ा, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गया, तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैं डालते गया, तो क्या होगा, ये सारे डाइपोल एक जगह पे आना चालू होंगे, एक जगह। और एक टाइम के बाद मुझे होता है, एक टाइम के बाद जब सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में होंगे, उसके बाद मुझे बताओ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ सकता है क्या? भाई सारे डायपोल एक साथ आ गए, तो वो तो वही तो मैक्सिमम इंड्यूस है ना। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन से एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाती है आफ्टर सम एच, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, समझ में आ रहा है आपको? अब होता क्या है, अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, जो मेरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एच, ये एच में डाल दिया, ये आई आ गया, पूरा का पूरा आ गया। उसके बाद मैंने एच को निकाल दिया, मैंने क्या किया, एच को निकाल दिया, तो आई की वैल्यू भी रैंडमाइज करके 0 आनी चाहिए। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आइडियली इस बात को फॉलो करना चाहिए और यहाँ पे वापस आना चाहिए, जो एच 0 आई 0, लेकिन होता नहीं है। मैं एच को 0 करते जाऊंगा, एच को 0 करूंगा, कुछ ना कुछ आई बचता है, और इसको हम लोग बोलते रिटेंटिविटी, रिटेंशन, इसको हम लोग बोलते रिटेंशन। कुछ ना कुछ आई बचता है, मतलब कोई भी एक मैग्नेट को या कोई भी एक मटेरियल को या पैरामैग्नेटिक या मतलब जनरली पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं डालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको वापस निकालता हूँ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बचती है।
और इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, अब ये आप वापस हिस्टेरिसिस करके यहाँ पे दिया, उसमें देख लो। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है कि इसको मतलब इसको जीरो करने के लिए, इस रिटेंशन को जीरो, कुछ ना कुछ आया तो मुझे उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ता है। अब सिंपल ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड खुद का इंटेंसिटी बच गया उसका, मतलब उस मटेरियल ने खुद का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लिया, मतलब वो अभी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब उसका मैग्नेटिज्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा। मतलब मैं इस एच को उल्टा कर दूंगा, देखो ऐसे रिवर्स में कर दूंगा, तो शायद से इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए, मतलब मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाए। ये करते करते मैं जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, और फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते जाऊंगा तो वापस उल्टे डायरेक्शन में आता है, मतलब मैं एच उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो वापस यहाँ पे ये आएगा, और इसको वापस करूंगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा, कुछ ना कुछ रिटेंशन बचेगा और फिर वापस ऐसे जाएगा। आप समझ में आ रहा है? तो ये जो कर्व यहाँ पे दिखाई दिया, ये जो कर्व यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इतना मुझे मैग्नेटिक फील्ड लगता है उल्टे डायरेक्शन में। देखो ये जो एच मेरे को लगा ना, एक्सटर्नल जो भी होगा इस डायरेक्शन में, वो इतना लगेगा कि इसका मैग्नेटाइजेशन, उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो दो चीज होती है, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हिस्टेरिसिस में। तो रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी, ये दोनों टर्म्स दिमाग में डाल दो। ठीक है, ये लेकिन ये कब, आप जब खुद पढ़ोगे और खुद के नोट्स लिखोगे तब होगा वो। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, और ध्यान में रखना, जितना इसका एरिया बढ़ा, मैं वापस एक टर्म बोल रहा हूं यहाँ पे, जितना इसका एरिया बढ़ा उतना ज्यादा लॉस होगा, हीट लॉस। ठीक है, मैं वापस बोलता हूं, इसका जितना एरिया बड़ा होगा, जितना एरिया बड़ा होगा उतना ही क्या बड़ा होगा, ज्यादा होगा हीट लॉस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और आगे गए, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं जनरली, हम लोग मतलब जब मैग्नेटिज्म आता ही जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जनरली हीट लॉस कम होना चाहिए। ये तो यार रिटेंशन होते जाएगा, ये होते जाएगा तो फटाफट ज्यादा लॉस होता जाएगा। तो एरिया कम होने वाले मटेरियल कौन से होते हैं, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप पढ़ोगे और उसका नोट बनाओगे। सॉफ्ट आयन होता है, स्टील होता है, कौन सा मटेरियल किसके लिए, मतलब कौन से मटेरियल परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और कौन से मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं। तो ये मैं आपको बताऊं लास्ट का, एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी दोनों का आप अपना नोट्स बनाओ खुद से लिख के। समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया आज का, जो मैंने अभी ये बताया, एक मैथमेटिकली और थोड़ा सा लॉजिकली मैंने आपको खत्म किया ये टॉपिक। कोई दिक्कत है इसमें जो मैंने अभी बताया गाइस? ठीक है, अब इसको आपका काम है, आपने सपोज नहीं पढ़ा, आपने थ्योरी इसकी नहीं पढ़ी, तो प्रॉब्लम आपका है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि कुछ कुछ जो मैंने आपको बोला था ना, कुछ कुछ जो जेई मेन के टॉपिक है, नीट के टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो बच्चे थे, मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन उसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। जनरली क्लास में होते तो मैं आपको लिखवाता भी। ठीक है, मैंने कुछ थ्योरी तो मैं लिखवाने के लिए भी बोलता आपको, जो मैं जनरली कभी जिंदगी में नहीं किया किसी से, लेकिन आपसे करवाता मैं, लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी आपको ही करना है वो चीज। ठीक है, इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया? ठीक है, तो अपना इन जनरल अभी मैग्नेटिज्म रिवीजन वाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या क्या करवाया, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करवाया, मैंने मैग्नेटिक फोर्स करवाया, मैंने बार मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म करवाया, और फाइनली मैंने क्या करवाया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करवाया। ये 4 चैप्टर्स एचसी वर्मा में है मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्विंग जो होती है ना गाइस, फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, और कुछ डाउट्स और बचेंगे तो अपन उसका डाउट सॉल्विंग बाद में रख देंगे। मैंने आपको क्या बोला, पूरा का पूरा अपने को जनवरी ये 6 चैप्टर्स अपने को अच्छे से करना है। ठीक है, तो अंदर अंदर हम लोग ऐसा नहीं कि डाउट सॉल्विंग नहीं रखेंगे, अंदर अंदर हम लोग डाउट सॉल्विंग रख सकते हैं, मतलब मेरा और अभी सर का नॉर्मल चैप्टर्स पे। ठीक है, जनरली मैकेनिक्स पे एंड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन तीनों के ऊपर मेरा डाउट सॉल्विंग में रखूंगा आपका। ठीक है, फटाफट करो, चलो फटाफट करो, मैं हर क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट देता हूं और फटाफट अपने को करना है। चलो स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन कहाँ से लिए? ये मैंने मतलब अपने एचआर मार्क के क्वेश्चन है, मैंने जस्ट रिवीजन के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए। लास्ट के कुछ 5 या 6 क्वेश्चन उसने टाइप नहीं किए जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 से 6 नहीं। ठीक है, अब पढ़ा आपने क्वेश्चन? देखो अभी क्वेश्चन सिर्फ अपना सॉल्यूशन देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका सॉल्यूशन देखते जाओ। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते जाओ सब लोग। अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो बी वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है कितना, 4 इंटू 10⁻³ के कैप। एग्जैक्ट फोर्स ऑफ, देखो फोर्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स वेक्टर दिया है 4 इंटू 10⁻10 आई कैप प्लस 3 इंटू 10⁻10 जे कैप। देखो फोर्स भी दिया है, फोर्स वेक्टर भी दिया है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज भी दिया है तुमको, एंड गोइंग इन द XY प्लेन, एंड इट इज गोइंग इन द, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मुझे होता है वेलोसिटी XY प्लेन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, Vx आई कैप लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, Vy जे कैप। ये मुझे निकालना है, मुझे Vx एंड Vy दोनों की वैल्यू निकालनी है। पहले मुझे होता है इतना समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं किया मैंने। अब मुझे बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ में आ रहा है? अरे Q V भी मत बोलो, V क्रॉस B बोलो, Q V भी मत बोलो, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मुझे बताओ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मुझे बताओ इन दोनों का क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा आपको? इन दोनों क्रॉस जम सकता है ना आपको? ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस करोगे और उसको किससे इक्वेट करोगे, 4 से इक्वेट करोगे, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस लेके 4 से इक्वेट करो, तुम्हारा काम हो गया। ये मेरा आंसर है। अब V क्रॉस भी तुमको जमने को आएगा ही ना भाई, I क्रॉस K क्या होता है, J होता है, राइट। I क्रॉस K क्या होता है, ठीक है, ये याद करो भाई, V वेक्टर क्रॉस B, तो I क्रॉस K आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है I क्रॉस K, -J, हाँ -J, बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसके बाद J क्रॉस K क्या होता है, व्हाट इज J क्रॉस K, क्या होता है, I होता है। बस हो गया तुम्हारा काम, कर दो ना, इतना आ ही जाएगा तुमको इतना। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और इक्वल टू फोर्स कर दो। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? करोगे क्वेश्चन, करोगे खुद से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मैं सबको हिंट दूंगा क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस किया नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे करना है। ये आपको करना है बाद में। ठीक है, हाँ, और सेकंड क्वेश्चन करो, क्योंकि सर एक्चुअल की क्वेश्चन है, तो मतलब आप अभी तक आपने किया नहीं है ना, आपको 10 दिन देने वाला हूँ मैं। करो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ बी क्या है, मेरे को एक मिनट ना, 0.1 है, 0.1 है वो, 0.1 है, 0.1 T है वो। ठीक है, ये वापस में पूरा का पूरा चीज रिवीजन करने के लिए सारे क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन पढ़ा आपने सबने? क्वेश्चन पढ़ा? कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि मतलब मुझे ये आपको खुद को करना, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि आपको करना है तो मैं बोल दूंगा या आप करो ट्राई। ठीक है, इसलिए सर अभी नहीं भेज सकता क्योंकि ये मतलब अभी मेरे को मेल खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर, यहाँ पे देखो, कंसीडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू जा रही है 10 एम्पियर
इसकी लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, तो इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा किया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के इसके अंदर का जो एंगल है वो कितना है, 53 डिग्री है विद द वायर। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स डज द वायर एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। मुझे बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन, देखो ध्यान में रखना, ये आई, ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस क्या बी वेक्टर, ये था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन इसमें मैंने एक चीज आपको बोली थी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, व्हेन बी इज कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है ना यहाँ पे भाई, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होता है विच इज इक्वल टू क्या, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, था कि नहीं था ये एल इफेक्टिव, ये एल इफेक्टिव, इसमें तो स्ट्रेट वायर है गाइस। ये वायर कोई आड़ा टेढ़ा भी होता है ना, ऐसे ऐसे, सॉरी मैं गलत कलर से किया, ये वायर इवन सपोज आधे टेढ़े ऐसी कोई वायर होती तो भी चलता, बस उसका इफेक्टिव लेंथ 10 सेंटीमीटर होता तो हमेशा कितना आता, आंसर कितना आता, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी मतलब मुझे होता फोर्स कहाँ पे होगा, इस वायर को कहाँ पे खींचेगा फोर्स, ये चीज कहाँ पे खींचेगा, नहीं कहाँ पे खींचेगा, पेज के कहाँ पे, अंदर, पेज के अंदर ना, आई एल क्रॉस बी, आई आई एल क्रॉस बी मतलब क्या, थंब कहाँ पे जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर है वो पेज के अंदर है गाइस, पेज के अंदर जा रहा है वो, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है तुमको, इसे समझ में आ रहा है, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पे, अभी क्या उसमें मैं अभी लिखूंगा नहीं, ये आपको करना है खुद, आई एल बी कॉस, आई एल बी साइन 53, ठीक है, कर लो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसका पीडीएफ आज के आज अभी के अभी मतलब लेक्चर के बाद, जस्ट लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे किए ना, खुद से करके देखो, खुद से करके ट्राई मार के देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग पढ़ो फटाफट। इसमें डायग्राम नहीं दिया, रुको एक मिनट, डायग्राम बनाना जरूरी है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है सब जगह पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कुछ ये डायग्राम दिया है एग्जैक्ट। भाई हसन बोला गणेश को मारो, सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेम है ना, क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, मुझे बताओ क्या है क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन सेम है। अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर एग्जिस्ट इन द सर्किट, तो ये जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो 5 एम्पीयर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये 5 एम्पीयर करंट ऐसे गया, अब मुझे क्या किया है, ये वायर, इस वायर के ऊपर पीक्यू वायर का पूछा हुआ है, पीक्यू वायर का लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ कितना है इसमें, हाँ। और अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है किधर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 टेस्ला, और कहाँ पे, वो कहाँ पे, पेज के कहाँ पे, अंदर है, पेज के अंदर है। अब मुझे बताओ वापस इस वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा, तो फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, आई एल क्रॉस क्या बी, अरे भाई अभी मैं इंटीग्रेशन वाला वो चीज लिखूंगा ही नहीं। अब एक चीज दिन में रखना है, एल लेंथ, जो एल वेक्टर होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब किसी को नहीं पता होगा तो मैं वापस लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मुझे होता है एल वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आई वेक्टर मतलब करंट के डायरेक्शन में, एल क्रॉस बी, तो मुझे होता है इस वायर के ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा, इस वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कहाँ पे आएगा, फोर्स कहाँ पे आएगा इस वायर के ऊपर, इधर आएगा ना भाई, ऊपर आएगा ना, देखो ना, आई एल क्रॉस बी करो ना यार तुम लोग, मतलब एल क्रॉस बी करो, ठीक है। तो फोर्स ऊपर आएगा, फोर्स ऊपर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगी, आई इंटू एल इंटू बी, क्योंकि 90 डिग्री है,
जो तो इसमें एल वेक्टर बी वेक्टर के अंदर का मतलब एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली बी इंटू आई इंटू एल आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बी इंटू आई इंटू एल डायरेक्ट आंसर है। बी आई एल कर दो, आंसर तुम्हारा हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिगर नहीं दिया है यार, ऐसा देखो यहाँ पे फिगर खा लिया उसने, गणेश ने। देखो ये फिगर है, ये खुद एक बार करो, ये जरा, ये खुद करो, खुद करो। हाँ, इमेजिनेशन स्किल तुम्हारा बढ़ाना है, सही बात बोला तुमने, लेकिन एक क्वेश्चन करो चलो। ठीक है, हो गया क्या? अब यहाँ पे देखो, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई, मतलब ये एक करंट आई कैरी कर रहा है, इसका रेडियस ए है, इस प्लेस इन टू डायमेंशनल मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो इधर टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से, ये एक्चुअल में वेरिएबल फील्ड है। देखो यहाँ पे वेरिएबल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। लेकिन अपने को इस पेरीफेरी पे देखो, हर एक जगह पे, ठीक है, चलो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, अभी आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द लूप इज बी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हर जगह पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे जो अपना लूप रखा हुआ है ना, उस पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट है ना, बी है ना भाई। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है? बी है। अब फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज एक छोटा सा लेंथ मैंने लिया, ये हो गया मेरा डीएल वेक्टर, और यहाँ पे ये जो हो गया ये मेरा कौन सा हो गया? बी वेक्टर। तो मुझे बताओ डीएल क्रॉस बी, दोनों के अंदर का एंगल क्या है? 90 है। तो डीएल क्रॉस बी अपन करेंगे, डीएल क्रॉस बी कहाँ पे आएगा? फोर्स कहाँ पे आएगा? पेज के कहाँ पे आएगा? नहीं, डीएल क्रॉस बी करना ना भाई, डीएल क्रॉस बी कर, पेज का पेज फोर्स कहाँ पे आएगा? देखना यहाँ पे पेज के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो पेज के अंदर आएगा, यहाँ पे भी फोर्स कहाँ पे आएगा? पेज के अंदर आएगा। अब होगा क्या? फोर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? आई डीएल, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं डीएल क्रॉस बी करता हूँ, इन दोनों का अंदर का एंगल क्या है? 90 है।
तो ये जो फोर्स आएगा डीएफ फोर्स, जो डीएफ फोर्स यहाँ पे आ रहा था जो नीचे, तो मैं डीएफ फोर्स, पहले मैं डीएफ फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं डालता मैं। डीएफ फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डीएफ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बी वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, ध्यान रखना यहाँ पे बी वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे पहले मैं फोर्स की वैल्यू लिख देता हूँ आई डीएल इंटू बी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, आई डीएल बी साइन 90 ना, साइन 90 तो भाई मतलब ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, डीएफ की वैल्यू कर दी मैंने बी आई डी एल, अब मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये सारे डीएफ 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 को ऐड, देखो ये इधर का डीएफ, इधर डीएफ, इधर का डीएफ, ये डीएफ को मैं ऐड करते क्या मतलब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ, और यहाँ पे सिंपल सी बात है बी इंटू आई, ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह पे बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बी जो है ना कांस्टेंट है क्योंकि एक ही लाइन पे, तो बी इंटू आई, और इस डीएल 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 को इंटीग्रेट करूंगा, डीएल को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यहाँ पे होगा विच इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू 2 पाई इंटू एरिया सरकमफरेंस। समझ में आ रहा है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। अब आगे बढ़ते हैं, गाइस इसका मैं पीडीएफ से शेयर करूंगा और आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, क्योंकि अपने को फटाफट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका क्विक रिवीजन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो अपन फास्ट जाएंगे आगे। इसको बाद में आप नोट डाउन, आप खुद से ट्राई मारना, बाद में खुद से ट्राई मारना, इसको खुद से ट्राई मारना, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन करो जरा, 5th क्वेश्चन करो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पे, a wire carrying a current I, is kept in the XY plane along the curve this। तो मुझे पता एक वायर है, देखो पहले तो वायर को देखो कैसे रखा है, वायर को कुछ इस तरीके से रखा है, ऐसा ऐसा, बराबर समझ में आ रहा है, ऐसे तरीके से लगा है, यही तो कर्व है ना वो, और यहां से करंट जा रहा है आई, ठीक है, ये करंट जा रहा है आई ऐसे, अभी वायर को ऐसे रखा हुआ है, एंड बी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मुझे बता, बी कहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, चलो मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी लेते हैं, अलोंग जेड, मतलब अपन नीचे लेते हैं ऊपर भी ले सकते हैं, चलो अपन नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं, तुम मुझे बताओ यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैंने नीचे ले लिया, कुछ लोग ऊपर भी ले सकते हैं, तुमको जो चाहिए वो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन 0 एंड लैम्बडा। वायर तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरे को 0, ये 0 चीज है और ये लैम्बडा चीज है, उसके अंदर का इधर तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, लैम्बडा, इधर इन 2 पॉइंट तक का मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या था यहाँ पे, करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है भाई, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम करते हैं तो बी वेक्टर सब कांस्टेंट होता है फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी, भाई यहाँ पे एल इफेक्टिव है क्या, खुद लैम्बडा है ना, एल इफेक्टिव पूरा का पूरा वायर का लेंथ कितना है, लैम्बडा, ठीक है, और लैम्बडा और आई इफेक्टिव एल क्रॉस बी में, तो एल क्रॉस बी अपन करेंगे तो ये एल इफेक्टिव मतलब इस डायरेक्शन में अपन लेंगे एल क्रॉस बी, तो फोर्स कहाँ पे आएगा, इस पूरे के ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा, वायर के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा, ये सारा ऊपर आएगा ना ये फोर्स,
समझ में आ रहा है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की यहाँ पे वैल्यू आएगी आई लैम्बडा इंटू बी। कोई दिक्कत है क्या? बी आई एल, इसका भी आंसर बी आई एल ही है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है तुमको गाइस? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसने ना फिगर ही नहीं डाले यार, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, इसने कुछ फिगर ही नहीं डाले। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिगर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अब करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन करो। सुनो सब लोग गाइस, क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़ा आपने? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं इस क्वेश्चन, देखो मैंने क्या बोला, ये रिवीजन पार्ट है, ये आपको सारे क्वेश्चन वापस करने, पूरा का पूरा एक्सप्लेन में आपको वापस सॉल्व करना है। मैं तो आपको अंदर अंदर की कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अंदर अंदर की चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है। एट टाइम टी देखो अभी क्या है, यहाँ पे एक बैटरी थी, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा मुझे पता नहीं, स्विच क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिया है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? पेज के कहाँ पे? पेज के कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? देखो अच्छा क्वेश्चन है, पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे होता जैसे ही बैटरी होगी, करंट यहाँ से जाना चालू हो गया, इस वायर से करंट जाना चालू हो गया, ऐसे पहले मुझे होता करंट, समझ में आ रहा है, करंट जाना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है करंट आई इज एस्टेब्लिश्ड, देखो करंट आई इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दी है, कितनी दी है? बी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी है यहाँ पे बी, जो कि कहाँ पे? पेज के बाहर आ रही है, डॉट दिया है, पेज के बाहर आ रही है, ठीक है। देर इज नो फ्रिक्शन हियर, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जैसे ही वायर इसके ऊपर उतरेगी, देखो जैसे वायर ऊपर उतरेगी, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, यहाँ पे म्यू कितना है? म्यू म्यू दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे और एक चीज दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चीज दी है, अब वर्टिकल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, सब जगह में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस वायर का मोशन कैसे होगा? ये ऊपर टॉप व्यू है, मुझे पहले तो बताओ क्या करेंगे? आई वेक्टर फोर्स लगाओ यार, बी आई एल बार क्रॉस बी, तो फोर्स वेक्टर मैंने लगा दिया, देखो फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया पहले, आई एल क्रॉस बी। अब एल क्रॉस बी लगाएंगे, एल क्रॉस बी, तो मुझे तो फोर्स कहाँ पे आएगा? इस वायर के ऊपर पहले फोर्स कैसे आएगा? आई एल किधर आएगा? इस तरफ ना, आई एल क्रॉस बी करो ना, आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स कहाँ पे आएगा? फोर्स इस तरफ आएगा। कोई दिक्कत है क्या, मुझे पहले बताओ? फोर्स इस तरफ आएगा, फोर्स टुवर्ड्स राइट आएगा, उसके वजह से वायर कहाँ पे जाना चालू करेगा? राइट। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू में लिख देता हूँ, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू आई इंटू एल। लेंथ कितना है इसमें?
भाई ये लेंथ कितना है, बी है ना, तो बी आई बी, समझ में आ रहा है क्या, आई इंटू बी, बस ये हमारा लेंथ है बी आई बी। अब इस फोर्स की वजह से भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, मुझे होता है ये जैसे ही वायर इधर आएगा, देखो ये टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ से जाना चालू हो गया। पूछा क्या है अपने को, डिस्कस द मोशन ऑफ द वायर आफ्टर द स्विच एस इज इक्वल, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच। जैसे ही ये गिर गया मतलब नीचे उतर गया। अब नीचे उतरने के बाद मुझे बताओ, नीचे उतरने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा फोर्स है, नीचे उतरने के बाद मुझे बताओ कोई भी करंट है क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ करंट की वैल्यू कितनी होगी, भाई करंट है ही नहीं ना यार, कोई सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, नीचे उतर गए मेटल स्ट्रिप से, तो करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। बोला कौन सा फोर्स बचेगा गाइस, कौन सा फोर्स बचेगा यहाँ पे कौन सा फोर्स बचेगा, फ्रिक्शन बचेगा ना, सिर्फ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू क्या, फ्रिक्शन बचेगा म्यू इंटू एम जी नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये गया सपोज डिस्टेंस एस, ये आगे गया डिस्टेंस एस और यहाँ पे जाके रुक गया, भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कौन सा थ्योरम लगाओगे एस निकालने के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, कोई काइनेमेटिक्स से नहीं करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में क्या क्या हो गया, कौन सा फोर्स हो गया, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना है यहाँ पे, बी आई बी इंटू क्या, एल, फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है, माइनस म्यू एम जी इंटू एस इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, चेंजिंग करेंगे, एस आ गया ना तुम्हारा, समझ में आ रहा है। सर इसमें एल वो थिक वायर का लेंथ है ना, क्या, एल वो थिक वायर का लेंथ है ना, हाँ एल वो मेटल का है, मतलब मेटल स्ट्रिप का लेंथ है वो, तो ये मेटल स्ट्रिप तक हाँ तो सर। पहले ये फोर्स करेगा, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो इसका वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क, समझा क्या, हाँ सर। ठीक है। नहीं इसने लिखा है हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप्स द वायर विल मूव, मतलब मुझे एस निकालना है, तो आ गया ना आपको, कोई समझ में आया, इजी था ना, ठीक है। तो गाइस देखो मतलब क्वेश्चन बड़े नॉर्मल दिखने के लिए पड़ा था लेकिन बहुत इजी था, ठीक है। हाँ हॉल इफेक्ट, आर्यभट्ट हॉल इफेक्ट में बताऊंगा, ये मैंने हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं डाला है, क्योंकि ये मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई में, ईएमआई मेरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो जो एचसीआरवा में क्वेश्चन नंबर जो 28 29 वगैरह सब दिया है ना, 28 29 वगैरह, ये सब में तो मोशनल ईएमएफ करके चीज आएगी, मोशनल ईएमएफ करके चीज आएगी, उसमें बताऊंगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन से आपको करने के लिए नहीं बोले, लेकिन आप ट्राई मार सकते हो, आप खुद से ट्राई मार लो, ठीक है। वो वैसे भी वो सॉल्व हो जाएगा, अभी खुद का मैग्नेटिज्म खुद से तो करना ही है ना। अब थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने समझ में आ रहा है क्या, मैं जो अभी बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक तो आइडिया आ रहा होगा, अभी खुद से ट्राई करो तो और अच्छे से आइडिया आएगा आपको, ठीक है। हाँ अब ये करो, इसमें भी साला वो नहीं है, मार खाने वाला वो बंदा, यहाँ पे देखो, एक काम करो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता हूँ, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, ये बाहर है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है, आउट है, करंट आई जा रहा है, आउट हो या इन हो आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन मैं जस्ट आउट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि समझने के लिए इजी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा पढ़ो, फोर्स ऑफ कंप्रेशन नहीं एक्सटेंशन कर लो यार, कर लो जरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये अपना सर्कुलर मोशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था, तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लेवल, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
करो जरा, क्वेश्चन करो जरा गाइस इसको। सर उसमें इसने बोला है कंसिडर स्मॉल वायर फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर, तो सर आंसर डीएल में ही रह जाएगा ना। हाँ तो मतलब ये क्वेश्चन में वही, 1 मिनट पहले पढ़ो, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले तुम खुद मतलब जो भी है पहले दिमाग खुद लगाओ, फिर मैं खुद बताऊंगा इसको। चार्जिंग चली गई मेरी मोबाइल। नहीं पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ये, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा कांस्टेंट है गाइस, पहले वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, तुम वो मत डालो। अलग है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, बी क्या है, देखो पहले वाला क्वेश्चन में देखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे था भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, देखो ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था ना, देखो ना 2 डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब उसी प्लेन में था और ऐसे था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, आउट ऑफ द पेज है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी डीएल लेंथ की अपन वायर लेते, कोई भी डीएल लेंथ की वायर लेते, ये डीएल लेंथ लेते, ठीक है, अब ये मैंने डीएल लेंथ का वायर लिया, तो मुझे बताओ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फोर्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, डीएल क्रॉस बी, देखो ना यार डीएल क्रॉस बी करके देखो ना, ये डीएल करंट की डायरेक्शन में करो, क्रॉस बी, बी ऊपर है, डीएल क्रॉस बी कहाँ पे आएगा, फोर्स कहाँ पे आएगा, आई डीएल क्रॉस बी, तो फोर्स कहाँ पे आने वाला है, इस तरफ, ठीक है ना, तो फोर्स आएगा इस तरफ, ये आएगा फोर्स मेरा डीएफ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई डीएल इंटू बी, ठीक है, बी आई डीएल, यही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसके वजह से तो ये तो फोर्स आया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑफ एक्सटेंशन इन द वायर, ये मेन क्वेश्चन है, बी पार्ट। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है, जब ये देखो ना, मतलब मुझे बताओ, ये जो पूरा का पूरा रिंग है, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा रिंग एक्सटेंड हो रहा है, देखो ना ऐसा फील करो ना, सब फोर्स ऐसे बाहर आते गए, सारा फोर्स ऐसे बाहर आते गए, तो ऐसा क्या लगेगा अपने को, खींच के ऐसे बाहर कर रहा है ना, ऐसा लगेगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, तो इसको हम लोग, ये अभी आपको एक चीज पता होगी, ये जो टेंशन डेवलप होता है अपन इसको ऐसा लिखते हैं, याद है कि नहीं है, ये टेंशन टी होता है, ये टेंशन टी होता है जो डेवलप हुआ, ऐसा एक सर्कुलर मोशन में सॉल्ड एग्जांपल है एस्टियोरमा में, आपको पता होगा कि ये टोटल एंगल डी थीटा मैंने कर लिया, तो जो हाफ एंगल होता है वो कितना होता है, डी थीटा बाई 2, याद है, ये कितना हो गया, डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना है, डी थीटा बाई 2 हो गया, याद है कि नहीं है सब, ये एंगल भी थीटा बाई 2 है। एस्टियोरमा में कुछ सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 या 2, मतलब नहीं 12 या 13 ऐसा कुछ क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या करने का, टेंशन के 2 कंपोनेंट लेने के, टेंशन क्या होगा, टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो टोटल टेंशन का ये जो कंपोनेंट होगा, देखो टेंशन का ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, टेंशन का ये कंपोनेंट, टेंशन टी साइन डी थीटा बाई 2 ये कंपोनेंट होगा, टेंशन का ये भी कंपोनेंट क्या होगा, टेंशन टी साइन डी थीटा बाई 2, तो दोनों को ऐड होगा, कॉस कट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डीएल इंटू बी। अब डी थीटा बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2t डी थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू आई इंटू डीएल इंटू बी। डीएल की वैल्यू कितनी है, डीएल की वैल्यू कितनी है गाइस, डीएल इज हाउ मच, डीएल इज हाउ मच, ए इंटू डी थीटा, समझ में आ रहा है, डीएल इज इक्वल टू हाउ मच, ए इंटू डी थीटा, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, ए इंटू क्या करेंगे, डी थीटा करेंगे, डी थीटा कट हो गया, 2 कट हो गया। आंसर समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक है, तो ये डी थीटा आंसर हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी,
ठीक है, बी आई ए। देखो आंसर इतना सिंपल था, ऐसा लग रहा था कि भाई आंसर तो कुछ एकदम बकवास वाला चीज कुछ तो आंसर है, लेकिन क्या आंसर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी, बहुत नहीं थोड़ी सी मेहनत। ठीक है, चलो गए आगे बढ़ते हैं। ये इसका सॉल्यूशन बाद में आप देख लेना, क्योंकि ये मैंने आपको जस्ट बताया। खुद से करो, खुद से ट्राई मारो, ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई मारो। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली चूज करके मैंने आपको बताया कि जिससे आपको थोड़ा सा हौसला आपका बढ़े। ठीक है, मतलब दो ही फॉर्मूलेज अपन ने यहाँ पे देखे, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, बस ये दो ही तो चीजें अपन ने देखी और कुछ नहीं देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैसे भी मैंने एक बार करवाया था आपको, ये अपने थियोरेटिकल क्लास में भी मैंने करवाया था इसका, लेकिन मुझे वो डालना पड़ेगा, एक मिनट रुको। इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, इसका डायग्राम में ड्रॉ करके रखता हूँ गाइस। पार्टिकल ऑफ मास m, ये है ना। ठीक है, आप इसका डायग्राम ऐसा है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डिस्टेंस ये d दिया हुआ है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है ऐसे। ये जो डायग्राम यहाँ पे लिखा है वही मैं लिखता हूँ। यहाँ से एक चार्ज आया, जो चार्ज ऐसे करके चला गया, ठीक है, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ऐसा करके डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन जरा सा पढ़ो, मतलब खुद करो, पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो जरा। देखो क्या दिया है, इज वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन, इज वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने एक चीज आपको एकदम पहले भी बताई थी कि ये एक रीजन है, सब लोग सुनो, यहाँ पे एक रीजन है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको समझ में व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सपोज ऐसे घुस रहा होगा, मतलब एक चार्ज ऐसे घुसा, सपोज ऐसे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा, बराबर ना, मतलब कितने एंगल से डेविएट होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने आपको एक सिंपल बात बोला था, मतलब ये बहुत ही, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है सब, मतलब काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और जब एक कोई भी चार्ज घुसता है मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से, ठीक है, हेलिकल पाथ वाले क्वेश्चंस मैंने काफी, मतलब मैंने हेलिकल पाथ वाला चीज तो बताया था राइट मेरे डिवीजन लेक्चर में, तो उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये मैंने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए, हेलिकल और नॉर्मल ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, सर्कुलर मोशन वगैरह वाले, उसके केसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो उसके एक्चुअल में क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि चार्ज आया v ऐसे, तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मुझे बताओ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसके ऊपर सेंटर कहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं तो इधर आएगा ना सेंटर, कहीं ना कहीं इधर आएगा, मतलब या थोड़ा सा ऊपर वगैरह रहेगा, जहाँ पे भी है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, सेंटर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे बताओ, ये जो रेडियस है, ये जो घूमेगा, इसका जो रेडियस है, रेडियस वो कितना होगा। कैसे निकालते, रेडियस निकालने के लिए क्या करते गाइस, भाई ये सर्कुलर मोशन में जाएगा ना, सर्कुलर मोशन में जाएगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमेशा जो फोर्स आएगा, हमेशा फोर्स कहाँ पे आएगा, टुवर्ड्स कहाँ पे आएगा, सेंटर आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना आएगा, रेडियस F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। याद रखो, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई, रेडियस की वैल्यू कितनी आई, रेडियस की वैल्यू है एम वी बाई क्यू बी। तो इसका जो रेडियस आएगा, देखो यहाँ पे मैंने पहले इसको निकालना जरूरी है, रेडियस की वैल्यू क्या है, एम वी बाई क्यू बी। अब ये जो डिस्टेंस है ना डी, पहले केस में क्या दिया है, इट इज स्लाइटली लेसर देन, स्लाइटली स्मॉलर देन एम वी बाई क्यू बी। तो मुझे बताओ क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली एम वी बाई क्यू बी के थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर कहाँ पे निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा 90 डिग्री पे। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री आएगा, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, 90 डिग्री।
हाँ, ये इतना होगा तो क्या होगा, ये डबल होगा तो क्या होगा, क्या करेगा बताओ मुझे। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत मस्त वाला बड़ा वाला है, डबल है, डिस्टेंस ये बहुत बड़ा है, तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा घूम के कहाँ से निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर भी है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि उधर ही है। तो कितना एक सेमी सर्कल मार के निकल जाएगा। ये भी मैंने केसेस करवाए थे, आपको याद होगा। और यहाँ पे एनवी, मतलब ये जो एनवी बाई क्यूबी, मतलब ये रेडियस बाई 2 है, तो बेसिकली रेडियस बाई 2 है। याद है कि नहीं, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। डिस्टेंस डी जो है, ये डी इज इक्वल टू आर बाई 2 है, रेडियस बाई 2। तो अंदर निकले, अंदर ऐसे जाएगा, ये सपोज ऐसे चार्ज एंट्री मारी, ऐसे करके यहां से निकल जाएगा। ये है रेडियस, और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस बाई 2 है। तो मुझे होता है ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, बराबर ना, 5/6, राइट। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, खत्म बात। क्योंकि 90 है, 60 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, 30 डिग्री हो गया। समझ में? क्वेश्चन लास्ट किसका हुआ, सेमी सर्कल? नहीं, लास्ट के क्वेश्चन में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 ना, सी पार्ट। अरे ऐसे घुसेगा, ऐसे आएगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा है ना। देखो लास्ट का केस, ये वाला केस है, ये बी वाला केस है, बी पार्ट है, ये वाला केस है। थोड़ा सोचो, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना आपको। ये आपको अभी मैंने क्या बोला, मैग्नेटिज्म के पूरे पूरे मेरे जो लेक्चर्स है, मतलब जो रिवीजन लेक्चर्स है, वो देखो और पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि मैग्नेटिज्म में ज्यादा कुछ फॉर्मूलेज है ही नहीं यार, फॉर्मूलेज 2 या 3 है बस, और बाकी सारे क्वेश्चन है। स्लाइटली बड़ा होता तो, मतलब स्लाइटली बड़ा होता तो भी वही होता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता। mv बाई क्यू से स्लाइटली बड़ा होता तो वापस 180 आता इसका आंसर, ए पार्ट का आंसर चेंज होता। ठीक है, स्लाइटली बड़ा होता तो, स्लाइटली बिगर होता तो। ठीक है, तो वो तो आप सोचना यार, मतलब एक बार अभी ये आ गया तो आपको, आपकी सोच है, कितना भी करो, सोचते रहो। ठीक है, ये कहाँ पे है, रेक्टेंगुलर लूप। हाँ, ये मैंने फोर्स एंड टॉर्क, मतलब वो लास्ट वाला फॉर्मूला था ना अपना, उसके ऊपर का कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है करंट कैरिंग वजह से, वो तो अपना हुआ है, मतलब वो फॉर्मूला के अलग अलग केसेस मैंने बताया। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर के क्वेश्चंस मैंने ज्यादा नहीं करवाए थे, इसीलिए मैंने ज्यादा वो क्वेश्चंस डाले इसमें। ठीक है, बाद में वो सोलेनॉइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस तो आते ही है, उसमें 6 फॉर्मूला में लिखवा दूंगा, और फिर आप लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ मुझे इसमें क्या करोगे भाई, इसमें क्या करोगे, देख लो, सिंपल है। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो पहले, आप लोग क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो। ठीक है, इसमें जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, a uniform magnetic field of magnitude 0.2 Tesla exists parallel to the longer side of the loop. So basically यहाँ पे जो magnetic field है, now this magnetic field, it is parallel. ठीक है, this magnetic field B is equal to 0.2 Tesla. It is parallel to the longer side of the loop. What is the force acting on the loop? मुझे एक बात बताओ, अपन फोर्स पहले निकालते हैं। पहले तो मुझे बताओ इसमें नहीं, मुझे पता है फोर्स 0 है, इफेक्टिव लेंथ 0 है लूप में, लेकिन अपन एक काम करते हैं ना, पहले मुझे तो इस लेंथ के ऊपर कितना फोर्स आएगा। देखो ना, ये वाला, इसमें तो क्या होगा, देखो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स वेक्टर, आई एल क्रॉस बी। अब इंटीग्रेशन निकाल दिया मैंने, क्योंकि डायरेक्टली एल क्रॉस बी, तो मुझे होता है यहाँ पे जब एल एंड बी ये दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं, तो साइन 0 साइन 180 0 होता है।
तो इसके ऊपर तो फोर्स होगा ही नहीं, इसके ऊपर की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसके ऊपर भी फोर्स कितना होगा, 0। किसके ऊपर फोर्स होगा, इस वायर के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, L क्रॉस B, तो फोर्स कहां पे आएगा, पेज की कहां पे आएगा, इसके ऊपर। L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फोर्स कहां पे आएगा, पेज के कहां पे आएगा, अंदर आएगा, फोर्स पेज के अंदर आएगा। मुझे होता है इसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, इसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, पेज के कहां पे आएगा, बाहर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, B इंटू आई इंटू एल, लेकिन कौन सा एल यहाँ पे, B इंटू आई इंटू ये वाला एल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस लेंथ को मैं लिखता हूँ A और इस लेंथ को मैं लिखता हूँ B, या फिर इसको लिखता हूँ मैं लेंथ और इसको लिखता हूँ मैं विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, विड्थ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कौन सा वाला लेंगे, बी आई इंटू विथ लेंगे, विथ। तो यहाँ पे बी आई इंटू डब्ल्यू, ऐसा ये विथ लेंगे अपन, यहाँ पे ये फोर्स आएगा। इसके ऊपर भी फोर्स कितना आएगा, बी आई इंटू क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। मुझे बता, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब किसी ने बोला टॉर्क कितना है, अब आपको पता ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, तो कपल, मतलब किसी को टॉर्क निकालना है उसको हम लोग बोलते हैं कपल, राइट। एक चीज मैंने आपको बोली थी, सपोज एक फोर्स F होगा, दूसरा भी फोर्स F होगा, सेम फोर्स होंगे और इनके अंदर का सेपरेशन D होगा, तो टॉर्क नेट जो होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये कपल जब होता है डायरेक्टली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, F इंटू D, ठीक है। ये टॉर्क नेट होता है। किसी को कैलकुलेट करना है तो भाई एक सेंटर ऑफ मास ले लो, इस सेंटर ऑफ मास में ये F इंटू D/2, F इंटू D/2, तो F D/2 प्लस F D/2, F इंटू D, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो टॉर्क मुझे निकालने गया, मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क की यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, फोर्स इनटू द लेंथ L। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, B I W इंटू L। अब विड्थ इंटू लेंथ क्या हो गया, एरिया हो गया, B I इंटू एरिया, समझ में। अब ये एक ही लूप है, इसमें n नंबर ऑफ लूप होते तो क्या होता, नंबर ऑफ लूप n होते तो क्या होता, कैपिटल N से क्या करते अपन, मल्टीप्लाई करते, बराबर ना, n नंबर ऑफ लूप से। अब मुझे बता, ये सेम चीज हम लोग किससे कर सकते हैं, ये सेम चीज मैंने ये जैसे एक डेरिवेशन बताया, एक सेम चीज किससे करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, m वेक्टर क्रॉस क्या होता है, b वेक्टर। ये जस्ट मेरे को रिवाइज करने के लिए मैंने बताया, मैंने आपको बोल रहा हूँ, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करेंगे, mb sin थीटा। नाउ व्हाट इज m, इस केस में व्हाट इज m वेक्टर, m वेक्टर कहाँ पे आएगा, m वेक्टर क्या होता है, करंट इंटू एरिया होता है ना गाइस, ये करंट इंटू एरिया होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब m वेक्टर होगा कहाँ पे, पेज के ऐसा जा रहा है ना, तो m वेक्टर कहाँ पे होगा, पेज के कहाँ पे होगा, बाहर। तो ये होगा मेरा m वेक्टर। सुनो यहाँ पे, क्योंकि एरिया वेक्टर भी पेज के बाहर ही है, तो भाई करंट के डायरेक्शन में घुमाओ थंब मुझे एरिया का डायरेक्शन देगा, तो m वेक्टर मेरा बाहर है, विच इज I इंटू A इंटू B। तो इसके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल कितना है, sin 90। तो आंसर सेम ही आया ना, देखो BIA, कोई दिक्कत है क्या, ये मैंने किससे किया, मतलब ये डेरिवेशन कर दिया मैंने, मतलब, और ये मेरा एक्चुअल B M क्रॉस B से किया, बराबर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पहले वाले इसमें जो हाँ बोलो। सर उसमें लेंथ लेंथ क्रॉस ये होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो बोल कर, तो क्या है,
पहले केस में मतलब कौन सा, ये ना? अंदर आएगा ना सर पेज के? तो ये लेंथ कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे, ये ऊपर जा रहा है ना, करंट देखो ना कहाँ पे जा रहा है। मुझे होता करंट यहाँ पे जा रहा है, तो लेंथ यहाँ पे कहाँ पे है, लेंथ वेक्टर कहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में, तो ये वाला लेंथ वेक्टर है ना, एल क्रॉस बी करना। हाँ सर अंदर जाएगा ना पेज के, मतलब क्लॉकवाइज है हाँ तो ना? अंदर ही है ना, अंदर ही है ना, तो बराबर है ना, अच्छा फोर्स हाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो सर यहाँ पे मैंने क्रॉस, बात सुना शायद भाई उसके। क्रॉस दिया है ना, क्रॉस, अच्छा क्रॉस का मतलब क्या है, सर समझा समझा। अंदर, और डॉट कहाँ पे, पेज के बाहर, तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर मेरे को बाहर सुनाई दिया, उसके लिए मैं तो फटाफट, सर्कुलर लूप ऑफ कैरिंग, सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I has a wire of total length L. सेम है गाइस, क्वेश्चन सेम है। फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, मतलब ये शायद से मैंने ऐसे डाल दिया है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अपना हो चुका है अभी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने करवाया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो है, इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब ये पहला होना चाहिए, ठीक है। मैं वो ज्यादा क्वेश्चन करके फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो, अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I, ठीक है, has a wire of total length L, a uniform magnetic field B parallel to the plane of the wire। तो अब मुझे तो सर्कुलर लूप ऑफ करंट, देख यहाँ पे सर्कुलर लूप है जिसका करंट I है, ठीक है, और वायर ऑफ टोटल लेंथ कितना L, इसका मतलब मुझे होता है रेडियस कितना है इसका, R कितना है, सॉरी 2 पाई R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 पाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, लेंथ L होना चाहिए, बराबर। फाइंड द टॉर्क ऑफ द लूप, मुझे तो टॉर्क कैसे निकालोगे, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा गाइस, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्या ऐसा है, अभी क्या सेम चीज कुछ है ही नहीं, तो ये टॉर्क, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या यूज करोगे अपन, क्या यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, M क्रॉस B, तो यहाँ पे I इंटू एरिया इंटू बी, यही आंसर है सेम, तो एरिया क्या है इसका, पाई R स्क्वायर इंटू क्या होगा, आंसर क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें R डाल दो ये लेंथ के टर्म में, तो इसमें टॉर्क कितना है गाइस, टॉर्क कितना है इसमें, टॉर्क कितना है, R की वैल्यू डाल दो L/2 पाई, तो क्या है आंसर, B I, ठीक है, L स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, बराबर गाइस, बराबर है। फाइंड द सेम, इफ द सेम लेंथ ऑफ द वायर इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप, तो क्या होगा मुझे बताओ, एक स्क्वायर लूप कर लिया मैंने, ये सेम वायर को स्क्वायर लूप में कर दिया, तो मुझे तो टोटल लेंथ L है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L/4, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, L/4। अब मुझे बताओ टॉर्क का वैल्यू तो सेम आएगा, टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, करंट I इंटू एरिया इंटू बी, मतलब M क्रॉस B यूज करो ना यार, इसमें एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा भाई, नीचे क्या होगा, L स्क्वायर बाई 16, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, BI L स्क्वायर बाई 16, इसका आंसर कितना है, BI L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। कौन बड़ा है मुझे तो टॉर्क बता, कौन बड़ा है इसमें, कौन सा टॉर्क बड़ा है, टॉर्क कौन, सर्कुलर लूप बड़ा है ना, फर्स्ट वाला का टॉर्क बड़ा है, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो बस मतलब तुम लोग को टॉर्क भी लगाने आ गए, M क्रॉस B कैसे लगाते हैं वो भी आ गया, ठीक है। तो तुमको मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स वाली चीज थी, जो अपनी थोड़ी सी अपन ने ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर किए नहीं थे, क्योंकि फील्ड ड्यू टू जो करंट होता है उसके मैंने बहुत सारे केसेस करवाए भी थे, ठीक है, तो फील्ड ड्यू टू करंट तो आपको आता है, तो मैंने इसीलिए मैग्नेटिक इसके ऊपर के ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवाए। कोई अभी प्रॉब्लम है इसमें, इन सब क्वेश्चंस में गाइस, ठीक है, तो ये बाद में आप कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन में फटाफट करा दो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बस, ठीक है। मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आप बाद में कर लेना, ये लास्ट के क्वेश्चन है, ठीक है।
ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। टू पैरेलल वायर कैरिंग ईच करंट 10 एम्पियर अलोंग द सेम डायरेक्शन। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। मुझे एक बात बताओ, बताओ मुझे। अरे यार इधर तुम 60 की क्या कर रहे हो? टू पैरेलल वायर्स, यहाँ पे क्या लिखा है? टू पैरेलल वायर्स carry equal current of 10 ampere along the same direction and are separated by a distance of 2 centimeter. Find the magnetic field at a point which is 2 centimeter away from the each of these two wires. Find the magnetic field at a point which is 2 centimeter away from each of these two wires. क्या करना पड़ेगा guys? 2 centimeter away from each of these two wires. तो ये कहाँ पे होगा? ये थोड़ा सा 3D में करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा 3D में करना पड़ेगा। ठीक है, पेज के बाहर आएगा 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच ऑफ दिस वायर। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 3D में क्या बनेगा? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप कुछ बनेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? फिर एक का मैग्नेटिक फील्ड, मुझे होता है एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय क्या? देखो अपना फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ऐड करो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, इसमें sin 90, तो म्यू नॉट आई बाय क्या था? 2 पाई आर। अब ये सब ना आपको आना चाहिए गाइस। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 भी उतना ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 भी उतना ही होगा। ठीक है, और इन दोनों के अंदर का एंगल कितना होगा? इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सिंपल 60 डिग्री। ये थोड़ा सा 60 थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ना आपको। तो अंडर रूट ऑफ फिर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 और 60, इससे आंसर कर दोगे आप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? b1 एंड b2 दोनों सेम ही है, क्योंकि इसके ऊपर है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये सबको आपको करना है। ये अभी मैं मतलब इसीलिए मैं जस्ट एक छोटा सा आपको रिकैप दे रहा हूँ कैसे करना है, ये आपको खुद को ट्राई मारना है। ठीक है, रुको एक मिनट, फिगर नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है, ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, ऐसा करंट आ रहा है, इस तरीके से दिया है बस। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्क्वायर लूप ए बी सी डी है। एक बेटा गाइस थोड़ा सा कॉल आके गया तो अभी आवाज आ रहा है प्रॉपर? अभी भी आ रहा है ना, मतलब या नहीं आ रहा है?
छोटा आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, फिगर शोज अ स्क्वायर लूप विथ एज लेंथ a, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज r, इस वायर का रेजिस्टेंस r है, इसका रेजिस्टेंस 2r है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वायर। सेंटर पे क्या होगा, क्या होगा मुझे बता। पहले तो इसमें करंट कितना जाएगा, मुझे बता। ये रेजिस्टेंस r, इसका रेजिस्टेंस 2r है, ये करंट कितना जाएगा इधर, लो रेजिस्टेंस हायर करंट। भाई वो फॉर्मूला पता है ना आपको, I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 वगैरह वाला, ठीक है। हाँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 2I/3, और ये करंट आएगा I/3। किसको समझ में नहीं आ रहा होगा 2I/3 I/3 क्यों लिखा है, खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, क्योंकि सारे HCM के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वायर। अब मुझे पहले तो बात बताओ, देखो पहले एक चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि सपोज एक वायर ऐसे होगी, एक वायर ऐसे होगी, तो मुझे होता है इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इन दोनों वायर के वजह से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इन वायर के वजह से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। भाई ऐड होगा ना, देखो ना मैंने क्या बोला था भाई, वायर थोड़ा डीएल क्रॉस आर वाला फंडा लगाना है। इधर डीएल क्रॉस आर वाला फंडा थंब अंदर जाएगा, या फिर करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अंदर है। अब ये आपका इसका वाला पार्ट था। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये भी 45, ये भी 45, समझ में आ रहा है। तो एक के वायर के, अब मुझे बताओ अपने फॉर्मूला के हिसाब से अपन लगाते हैं, तो म्यू आई डिवाइड बाय क्या 4 पाई आर साइन 45 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, ये करंट होता है, राइट। अब ये बेसिकली एक के वजह से, तो दो के वजह से कितना होगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा 2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर के वजह से। अब यहाँ पे जो करंट है, अब एक मिनट, करंट में यहाँ पे ना आई लिख देता हूँ कैपिटल। अब मुझे होता है इस करंट में, पहले वाले इसमें इस करंट की वैल्यू कितनी है, पहले वाले करंट में इसकी वैल्यू कितनी है, 2I क्या है 3 है, ठीक है। सेकंड वाले केस में करंट की वैल्यू कितनी है, नीचे वाले केस में। अब नीचे मुझे बताओ, नीचे वाला का जो करंट है, ये दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, पेज के कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा, पेज के बाहर आएगा। हाँ, तो मुझे तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी है I/3, लेकिन एक्सप्रेशन सेम है, क्योंकि ये भी तो 45 डिग्री है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2I/3 माइनस I/3, मतलब आप समझ रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड जो येलो वाला था और वो जो ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरा आंसर आएगा, समझा, ठीक है। आपको करना है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको करना है, मतलब मैं आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस करके जस्ट थोड़ा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड B2, और B1 माइनस B2 मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऊपर वाला के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, नीचे वाले के से B2 होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो ये छोड़ो, सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करना था, एक मिनट रुको। उसके बाद मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब आगे जाके ईएमआई में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अपने को करने हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद अपना ऑलमोस्ट खत्म होता है। यहाँ पे देखो लास्ट का क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है।
कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो उसके ऊपर एक डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग रख सकते हैं, लेकिन बाद में, वो एकदम बाद में होगा, क्योंकि अपने को अभी और 5 महीना गुजारना है। आपको खुद को सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे होता है इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन में पढ़ोगे, a square loop of PQRS carrying a current कितना 6 एम्पियर is placed near along a wire carrying current of 10 एम्पियर। ठीक है, show that the magnetic force acting on the part PQ is equal to opposite that of the part on the RS। यार ये बाद में करते हैं अपन, ये तो आपको पता ही है। पता है मैंने तो एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था कल, पता है ना, ये ऐसा सपोज वायर रखा होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, किया था इंटीग्रेशन अपन ने तो एक्चुअली फोर्स भी किया था। तो सिंपल सी बात है यार, मतलब ये सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड सारे सेम ही होंगे, तो ये जितना उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब मुझे होता है मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ, किसके वजह से, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ मुझे, इस वायर के वजह से इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, सब अंदर होगा, पेज के अंदर होगा, सारा पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, देखो ना वायर के वजह से। तो इतना तो पक्का है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे सेम। कैलकुलेट भी कर सकते हो, लॉग भी आता है ना वहां पे, लॉग, ठीक है। हाँ, ये फोर्सेस क्या होंगे, ये वाला जो है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वो मैंने B1 बोला, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 होगा। तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो करंट ऐसे जा रहा है, देखो 10 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, तो 10 एम्पियर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होने वाला है पूरे रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होने वाला है, पेज के कहाँ पे होगा, अंदर होगा ना। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसके हिसाब से कहाँ पे होगा, पेज के अंदर होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ पेज के अंदर होगा तो इसके वायर के ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा, IL बार क्रॉस B बार, इधर फोर्स कहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आया वो इधर आया F1 बराबर, इसके ऊपर जो फोर्स आया कैसे आएगा, IL बार, ठीक है, क्रॉस B बार, फोर्स कहाँ पे आएगा, F2 इधर आएगा। मुझे बताओ यहाँ पे जो F1 F2 में से कौन ज्यादा है, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 और F2 में से फोर्स कौन सा बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा, ठीक है। और F1 फोर्स की वैल्यू तुमको चाहिए तो तुम लिख सकते हो भाई, F1 फोर्स की वैल्यू भी तो तुम लिख ही सकते हो। वो तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू I विच इज I1, ठीक है, मैं इस I1 डिवाइड बाय, ठीक है, 2 पाई R, मैं इसको लिखता हूँ, मैं R की वैल्यू भी लिखता हूँ कितनी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, जिसमें मुझे बताओ I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे अपन, 10 एम्पियर लेंगे, R की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे अपन, 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये B1 है, और B2 की वैल्यू भाई कुछ अलग होगी, B2 की वैल्यू कुछ अलग होगी, B2 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2, सॉरी I2 नहीं I1 ही, ठीक है। जिस केस में इसकी जो वैल्यू है ये वापस 10 एम्पियर है, लेकिन जो R2 है वो कितना है, 2 + 1 कितना, 3 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से भाई फोर्सेस भी अलग अलग हो गए, तो फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स तो इसके ऊपर कितना आएगा, BIL, फोर्स तो कितना होता है, तो फोर्स F1 अपन लेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, B1 करंट I जो 6 एम्पियर है इंटू क्या, L तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लूप है वो, ठीक है, स्क्वायर लूप है, तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। B1 की वैल्यू वहां से डालो, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर है, समझ में आ रहा है। तो ये करके आप कर सकते हो ना, F1 और F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, B2 I इंटू क्या, L, सेम I की वैल्यू यहाँ पे 6 एम्पियर डालो, क्योंकि जैसे कि उस लूप पे 6 एम्पियर करंट है, और L की वैल्यू कितनी डालो, 2 सेंटीमीटर डालो, तो जो नेट फोर्स बचेगा विच इज माय F2 - F1 फोर्स बचेगा, समझे। थोड़ा सा मैंने जो अभी बताया वो पहले आप खुद करने का और उसके ऊपर फिर देखने का, जिसको डायरेक्टली समझ में अच्छी बात है, मतलब उसने अपना अच्छा खासा सेल्फ स्टडी किया हुआ है, या फिर उसका अभी दिमाग बन चुका है। जिनका नहीं बन चुका है गाइस, टाइम लो, क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके सामने ही है, ये वीडियो आपको मैं मतलब वैसे भी अपलोड होने ही वाला है, तो वीडियो से फिर बाद में पहले खुद ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, मतलब आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस बचेंगे, फिर उसके मतलब आप कर सकते हो। तो पहले क्या करो पता है, जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए एचसी वर्मा से, वो क्वेश्चंस वापस खुद करो, फिर एचसी वर्मा के बाकी वाले क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, सब कुछ कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है एचसी वर्मा, मैंने अभी जस्ट देखे, काफी सारे क्वेश्चंस है, ठीक है।
60 प्लस उधर के 50 प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब 150 तो सिर्फ क्वेश्चन ही है, 2 टॉपिक मिलके, ठीक है, 2 टॉपिक मिलके कुछ 150 क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है, अनसॉल्व एग्जाम्पल इतने हैं, और 150 इतने क्वेश्चन किए प्लस तुमने सपोज अपना अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन किए, काफी हो गए, ठीक है, काफी हो गए। सब कर लो, सब कर लो, मतलब नीट वालों के लिए सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेई मेन वालों के लिए सब करो। जेई मेन वालों के लिए 1-2 क्वेश्चन जेई एडवांस वाले रहते हैं इसमें, वो आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। एडवांस के लिए नहीं है, एडवांस के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो एडवांस के टाइम में देख लेंगे, अभी कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। तो गाइस मतलब ये जो अभी मैंने एक इन जनरल करवाया, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी, मतलब और जितने भी टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे उतने कम है, ठीक है। सोलेनोइड का है, टोरॉइड का है, इसका है, उसका है, वो तो मैंने मतलब थोड़े से थियोरेटिकल पार्ट में भी करवाया था, ठीक है। तो एक करो, आपको मैग्नेटिज्म के ऊपर कम से कम तो और 10 से 15 दिन देने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ईएमआई के ऊपर भी, मतलब पहले तो आप 3 जनवरी 2 या 3 जनवरी तक पहले मैग्नेटिज्म करो, फिर मैं ईएमआई लूंगा, क्योंकि ईएमआई अभी करूंगा ना तो पोर्शन भगाने के लिए भगेगा पोर्शन, मतलब मैंने खत्म करने के लिए कर दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे नहीं करना है। आप पहले इनफ 7-8 डेज का टाइम लो, जिसके अंदर अपना वेव ऑप्टिक्स वगैरह तो करने वाले अभी सर, मैग्नेटिक ईएमआई में कराऊंगा वापस, ऐसे ही 2-3 लेक्चर 2 लेक्चर रखूंगा, ठीक है। 1 जनवरी ऑफ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्विंग देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग देखो, 2 चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। और आगे के जो चैप्टर है, बार मैग्नेट का भी एक हद तक, अर्थ मैग्नेटिज्म का सिर्फ थ्योरी पढ़ो। बार मैग्नेट में जो मैंने बताया ना, बार मैग्नेट का वो थ्योरी सही है, अर्थ मैग्नेटिज्म की थ्योरी आप एच शर्मा से पढ़ोगे, अर्थ मैग्नेटिज्म की वापस बोल रहा हूं मैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी आप पढ़ोगे। देखो थ्योरी कौन सी पढ़नी है, अर्थ मैग्नेटिज्म, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन तीनों की थ्योरी आपको एच शर्मा से पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़नी है, ठीक है। इतना करो बस, काम खत्म, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, और फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। चलो गाइस, बाय। मैं ये इसको पीपीटी को शेयर कर देता हूँ, ठीक है भाई, बाय।